Hello, my dear students. Welcome to my channel Scholarly Minds and I hope you all are doing great और आपके जो सारे एग्जाम्स हैं उनकी तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो इस वीडियो के अंदर मैं आप सभी के लिए बीपीएससी 133 के सेकेंड पार्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगी। आंसर्स के अंदर जो लैंग्वेज है वो बाइलिंगुअल रहने वाली है, तो हिंदी मीडियम या इंग्लिश मीडियम आप किसी भी मीडियम से हैं आपके लिए वीडियो इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मैं बता देती हूँ बच्चों कि आप लोग हमेशा कॉन्सेप्ट को समझने पे ध्यान दिया कीजिए, ताकि आपको जितना ज़्यादा आपकी अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी उतना ज़्यादा आपकी आंसर राइटिंग अच्छी होगी। क्योंकि आप सिर्फ अगर पॉइंट्स का रट्टा ही लगा लेंगे उससे भी कुछ नहीं होने वाला। आपको थोड़ा सा किस चीज़ पे ध्यान देना है, अंडरस्टैंडिंग पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट्स। तो सबसे पहला जो हमारा आज का क्वेश्चन है, इसके अंदर आपको इंडिया के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके बारे में बताना है। सो आप सभी को ये चीज़ पता होगी, देखो जो हमारा देश है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है, डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है, लोकतंत्र। तो लोकतंत्र यानी कि हमारे यहाँ पर जो जनता है उसको वोट देने का अधिकार है और अपनी सरकार जो चुनने का अधिकार है। सरकार के अंदर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं, यानी कि प्रतिनिधियों को चुनते हैं। जैसे कि आप देखते होंगे कि जो आपके स्टेट्स होते हैं वहाँ पे जो भी आपके सीएम होते हैं तो वो आपके स्टेट का प्रतिनिधित्व ही तो कर रहे हैं। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग सीएम है। तो अब हम क्या देखते हैं कि शुरुआत में जब हम इंडिया की जो हिस्ट्री में अगर हम नज़र दौड़ाते हैं तो हमें एक चीज़ पता लगती है कि जो कांग्रेस है उसका डोमिनेंस था एक टाइम पे, यानी कि 1950 से लेकर 1970 का जो टाइम पीरियड था उस टाइम पर हम कह सकते हैं कि इंडिया के अंदर वन पार्टी डोमिनेंस था, जो कि हमने शायद से प्रीवियस वीडियो में कवर भी किया है। एक क्वेश्चन था वन पार्टी डोमिनेंस वाला। तो अब यहाँ पर आती है बात मल्टी पार्टी की। तो मल्टी पार्टी का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि एक से ज़्यादा जो पार्टी होती हैं वो इलेक्शन में क्या करती हैं, कॉन्टेस्ट करती हैं। तो क्योंकि हमारे देश में लोकतांत्रिक प्रणाली है, लोकतांत्रिक प्रणाली होने की वजह से हम क्या देखते हैं कि हमारे देश में विभिन्न जो चुनावी जो दल होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज जो होती हैं वो इलेक्शंस में कॉन्टेस्ट करती हैं। और हमारा जो देश है उसके गवर्नेंस में, हमारे देश के शासन में जो है उनकी भूमिका बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। अब जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसके कई सारे फायदे होते हैं, क्योंकि सबसे पहला इसका फायदा ये होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं वो मतलब रिप्रेजेंटेटिव हो जाता है, रिप्रेजेंट ज़्यादा कर पाता है ये। ठीक है, क्योंकि मान लो कि कोई एक पार्टी है जो किसी एक जनजाति को रिप्रेजेंट कर रही है, कोई एक पार्टी है जो दूसरी जनजाति को रिप्रेजेंट कर रही है। तो ये इससे क्या रहता है कि जो रिप्रेजेंटेशन है वो बढ़ता है। और जो रीजनल कंसर्न्स होते हैं, रीजनल कंसर्न्स देखो हर एक जो आपका स्टेट है उनके अपने अपने कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। किसी स्टेट में किसी पानी की समस्या है, तो कहीं पर बहुत ज़्यादा क्राइम होते हैं। तो जो विभिन्न प्रकार की जो समस्याएं होती हैं वो समस्याएं भी मल्टी पार्टी सिस्टम में टैकल हो जाती हैं। बिकॉज अगर मान लो कि सिंगल पार्टी डोमिनेंस है, तो सिंगल पार्टी डोमिनेंस में क्या होगा कि केंद्र में वो पार्टी रहेगी और हर एक स्टेट में वो पार्टी होगी, तो वो रीजनल जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनको ज़्यादा अच्छे तरीके से वो सॉल्व नहीं कर पाते, है ना। सो नाउ अब हम यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका मल्टी पार्टी सिस्टम है उसके क्या बेनिफिट्स क्या क्या है, सॉरी उसके पहले फीचर्स देखेंगे कि उसके फीचर्स क्या क्या हैं। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि वेरियस आइडियोलॉजीज को पहली चीज़ तो वो फॉलो करते हैं। अब वेरियस आइडियोलॉजीज का क्या मतलब है कि जैसे कि सोशलिज्म है, आपका कैपिटलिज्म है। तो सोशलिज्म यानी कि आपका क्या होता है, समाजवाद। ठीक है, तो आपका जो समाजवाद है ये एक आइडियोलॉजी है। आपका एक है पूंजीवाद, ये भी एक आइडियोलॉजी है। तो हम क्या देखते हैं कि जो विभिन्न पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो अलग अलग आइडियोलॉजीज को फॉलो करती हैं। कुछ पार्टी हैं जो धर्म के नाम पे राजनीति करती हैं, तो कोई पार्टी सेक्युलर है। तो हम क्या देखते हैं कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम होता है उसके अंदर कई सारी जो है नेशनल, रीजनल और स्टेट लेवल की पार्टीज होती हैं और वो अलग अलग सोशल और कल्चरल ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती हैं। ये मल्टी पार्टी सिस्टम के फीचर्स हैं। और यहाँ पर क्या रहता है कि जो पावर शेयरिंग है वो स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट में होती है। अब पावर शेयरिंग का क्या मतलब है, पावर शेयरिंग का मतलब ये रहता है कि जो आपने फेडरलिज्म पढ़ा था, ठीक है, तो जब आपने फेडरलिज्म पढ़ा तो आपको एक चीज़ ये पता लगी होगी कि उसके अंदर पावर शेयरिंग पे जोर दिया जाता है। यानी कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है सारी पावर उसके हाथों में ना होकर, सारी पावर यानी कि कानून बनाने की पावर, रिवेन्यू कलेक्शन की पावर, तो इस प्रकार की जो भी पावर्स हैं वो सेंटर के पास ना होकर विभिन्न राज्यों में भी क्या होती हैं, बटी हुई होनी चाहिए। ठीक है, अब हम क्या देखते हैं कि हमारी कई सारी जो नेशनल और रीजनल पार्टीज हैं,
अब हम क्या जो हमारी नेशनल पार्टीज है उसमें कौन कौन सी मेन पार्टीज हैं? सबसे ज्यादा तो देखो आपको बीजेपी पता ही है, कांग्रेस आपको पता ही है। फिर कुछ आप रीजनल पार्टीज, क्या आप अपने अपने स्टेट की रीजनल पार्टीज के नाम बता सकते हो? जैसे कि तृणमूल कांग्रेस है वेस्ट बंगाल में, शिवसेना है महाराष्ट्र में, डीएमके तमिलनाडु में है, और वहीं आम आदमी पार्टी जैसे दिल्ली में है। तो आप फिर बताएंगे कुछ नेशनल और रीजनल पार्टीज के नाम आप बताएंगे। नाउ यहाँ पर एक जो इम्पोर्टेंट चीज है ये आपको बताना है कि जो रीजनल पार्टीज होता है इनका क्या रोल रहता है। तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो इंडिया के पॉलिटिकल सिस्टम में एक क्रूशियल रोल प्ले करती हैं, खासकर जब कोएलिशन गवर्नमेंट बनती है। क्योंकि ये रीजनल पार्टीज जो होती हैं इसमें किसी एक को बहुमत नहीं मिलता। जब किसी एक को बहुमत नहीं मिलता तो ये दो तीन पार्टी मिलकर क्या बना लेती हैं? गठबंधन बना लेती हैं। फिर ये जो इनके गठबंधन रहते हैं इनकी वजह से ही ये सरकार बना पाती हैं। अब फॉर एग्जाम्पल ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कज़गम एंड डीएमके इन तमिलनाडु हैव सिग्निफिकेंटली इन्फ्लुएंस सेंट्रल गवर्नमेंट पॉलिसीज। और क्योंकि ये अपने गठबंधन बना लेती हैं तो इनकी जो पावर है वो बढ़ जाती है, ठीक है, इनकी पावर इंक्रीज हो जाती है, जिसकी वजह से जो केंद्रीय सरकार की नीतियां हैं ये उन पे भी प्रभाव डाल पाते हैं। तो ये तो हो गया आपका रीजनल पार्टीज का रोल। तो क्वेश्चन की तरफ एक बार हम चलते हैं। तो क्वेश्चन में सिर्फ और सिर्फ आपको मल्टी पार्टी सिस्टम के बारे में लिखना था। तो आपकी इच्छा है कि आप उसको किस तरीके से अपने आंसर को फ्रेम करते हो, आप पहले क्या बताते हो बाद में क्या बताते हो। अगर आप चाहो तो सिंपल मल्टी पार्टी की बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देकर फिर इसके फायदे और नुकसान भी बता सकते हो, या फिर आप चाहो तो इस तरीके से लिख सकते हो, इनके फीचर्स बता सकते हो, फिर कौन कौन सी रीजनल पार्टीज नेशनल पार्टीज है उनके नाम बता सकते हो, इनका प्रभाव बता सकते हो। देन अब यहाँ पर आप लोग जो है एडवांटेजेस बताओगे। जो मल्टी पार्टी सिस्टम है ना स्टूडेंट्स, उसके क्या क्या फायदे हैं। तो पहली चीज देखो, ये ना रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की पार्टी हैं तो विभिन्न कल्चर्स को ये रिप्रेजेंट करेगा, अलग अलग सोशल ग्रुप्स को, कम्युनिटीज को क्या करता है, उनका क्या करते हैं, प्रतिनिधित्व करते हैं, विभिन्न कल्चर्स का प्रतिनिधित्व करते हैं विभिन्न दलों के माध्यम से। फिर यहाँ पर इसका जो दूसरी चीज हमें देखने के लिए मिलती है वो क्या देखने के लिए मिलती है, गठबंधन की सरकारें हमें देखने के लिए मिलती हैं। कभी कभी जो गठबंधन की सरकार होती है वो अनस्टेबल रह जाती है। अनस्टेबल क्यों होती है? क्योंकि गठबंधन, मान लो दो या तीन ने मिलकर गठबंधन किया, उनमें आपस में झगड़ा हो गया, तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, अनस्टेबिलिटी भी आ जाती है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट जो इसका फायदा है, एक जो सबसे इम्पोर्टेंट इसका फायदा है वो क्या है कि ये केंद्रीकरण पर नियंत्रण रखता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब एक चीज आप ये समझो कि मान लो कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट में भी बीजेपी है और जितने भी स्टेट्स हैं, सारे जितने भी स्टेट्स हैं, अगर वहां पर भी बीजेपी हो तो हमें क्या देखने के लिए मिलेगा कि जो पावर है वो केवल एक ही पार्टी के पास चली जाएगी। जो पावर है वह क्या हो जाएगी, केंद्रीकृत हो जाएगी। तो जब मल्टी पार्टी रहती है तो जो पावर का जो केंद्रीकरण होता है इस पर ये क्या लगाते हैं, रोक लगा देते हैं। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। तो ये आप इसके बेनिफिट्स बताएंगे। इसके अलावा अगर आपको और भी मल्टी पार्टी के बेनिफिट्स पता है तो आप उन्हें भी ऐड कर सकते हैं अपने आंसर को एक लॉन्ग बनाने के लिए। पर एग्जाम के अंदर आपको वर्ड लिमिट का भी ध्यान रखना है। आप लोग कुछ एग्जाम्पल्स को भी ऐड कीजिए अपनी साइड से। नाउ अब यहाँ पर हम डिसएडवांटेजेस देखेंगे, मल्टी पार्टी सिस्टम के नुकसान क्या क्या होते हैं। फायदे तो हमने देख लिए, तो पहला जो इसका नुकसान है वो क्या है बच्चों, अस्थिरता है। ओके, सो स्टूडेंट्स, अस्थिरता का कारण क्या रहता है? क्योंकि गठबंधन की जब सरकार बनती है तो अस्थिरता जरूर आती है। ये इसके पुराने एग्जाम्पल्स भी हमें बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं। 1996 में जो यूनाइटेड फ्रंट गवर्नमेंट थी वहां पर वेरियस पार्टीज में एकजुटता की कमी होने की वजह से अस्थिरता आई थी और मतों का भी विभाजन हो जाता है। अब क्योंकि अगर बहुत सारी पार्टियां होंगी तो वोट जो हैं वो क्या हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं। तो मेजॉरिटी और माइनॉरिटी जो गवर्नमेंट है विच कैन मेक गवर्नेंस चैलेंजिंग। तो सिंपल सी बात ये है कि जब मतों का विभाजन होता है तो शासन को चलाना थोड़ा सा चैलेंजिंग यानी कि चुनौतीपूर्ण हो जाता है। अब ये क्या है, देखो, बहुदलीय व्यवस्था में कई दलों के बीच मतों का विभाजन ऐसी सरकार के उभरने का कारण बन सकता है जो छोटे बहुमत के साथ या यहाँ तक कि अल्पसंख्यक सरकार के रूप में हो। तो कभी कभी ऐसी सरकार बन जाती है जो अल्पसंख्यक जो लोग होते हैं उनका प्रतिनिधित्व करती है, तो शासन चलाना थोड़ा सा चुनौतीपूर्ण हो जाता है। और मल्टी पार्टी सिस्टम में सबसे ज्यादा जो हम देखते हैं करप्शन और जो भ्रष्टाचार है वो बहुत ज्यादा रहता है, क्योंकि हर एक पार्टी को ये रहता है कि अरे मेरी सत्ता अभी तो मैं सिर्फ 5 साल के लिए हूँ, तो अभी जितना भ्रष्टाचार करना है कर लेता हूँ।
तो कि उसे नहीं पता कि अगले 5 साल बाद वो रहेगा या नहीं रहेगा, तो सब कुछ उनके हाथों में नहीं रहता। तो इस वजह से भ्रष्टाचार भी बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि जो करप्शन है वो भी इसमें बढ़ जाता है। सो स्टूडेंट्स, हम लोग एक बार फिर से रिवाइज करेंगे ताकि आप सबकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो काफ़ी बेटर हो सके। तो सबसे पहले आपको बताना था कि जो हमारा देश है यहाँ पर हम लोग मल्टी पार्टी सिस्टम को फॉलो करते हैं, और जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो बहुत ज़्यादा जो रिप्रेजेंटेशन है वो ब्रॉड रहता है, उसका अलग अलग इंटरेस्ट आइडियोलॉजीज को वो रिप्रेजेंट करता है। और इसके अंदर क्या होती हैं, वेरियस जो पार्टीज हैं वो आइडियोलॉजिकल, सोशल और कल्चरल जो ग्रुप्स हैं उन्हें रिप्रेजेंट करते हैं। और पावर जो है वो डिसेंट्रलाइज्ड रहती है, यानी कि केंद्रीकरण जो है पावर का वो नहीं हो पाता। देन आपने भारतीय जनता पार्टी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, डीएमके, इन पार्टीज के आपने नाम बताने हैं। उसके बाद आप इनका रोल बताएंगे कि इनका रोल क्या होता है। तो इनका सबसे इंपॉर्टेंट रोल ये होता है कि जो क्षेत्रीय जो मुद्दे होते हैं वो रीजनल पार्टीज ज़्यादा अच्छे तरीके से सॉल्व कर पाती हैं। देन आप लोग इसके एडवांटेजेस बताएंगे, जैसे कि ये विविध हितों का प्रतिनिधित्व करती हैं, गठबंधन की सरकार बनाती हैं और केंद्रीकरण पर नियंत्रण रखती हैं, ये आपको बताना है। फिर आपको इसके डिसएडवांटेजेस बताने हैं कि इनकी वजह से स्टेबिलिटी जो है वो बिल्कुल नहीं रहती, अस्थिरता ज़्यादा हो जाती है और वोट बढ़ जाते हैं, तो जो शासन है वो चुनौतीपूर्ण हो जाता है, और करप्शन आप इसमें ज़रूर बताएंगे। देन लास्ट में बस आपको अपना एक कंक्लूजन देना है कि इंडिया के अंदर जो मल्टी पार्टी सिस्टम है वो इंडिया की डेमोक्रेसी के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोकतंत्र हम जब भी कहते हैं जब हमारे पास विभिन्न ऑप्शंस हों वोट देने के लिए। तो अब यहाँ पे क्या देखते हैं हम कि जो मल्टी पार्टी सिस्टम है उसमें हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। कैसी चुनौतियाँ? एक तो आपका करप्शन यानी भ्रष्टाचार, और दूसरी चीज़ आपकी इंस्टेबिलिटी यानी कि अस्थिरता का हमें सामना करना पड़ता है। ये आप कंक्लूजन में बता देंगे। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि आप लोग इसकी पीडीएफ को भी हमारी वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। तो वहाँ से क्या रहेगा कि आप अपनी रिविजन भी अच्छे प्रकार से कर पाएंगे। इसके बाद आपका दूसरा क्वेश्चन भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा क्वेश्चन ये है कि जो टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप होती है और जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है, उन दोनों के बीच में आपको ना डिफरेंस बताने हैं। तो टोटलिटेरियन का मतलब ये रहता है कि अधिनायकवादी, जिसमें कोई एक व्यक्ति होता है जो जनता के लिए नायक बन जाता है और जनता पे ना मतलब अपना कब्जा कर लेता है उनको। जस्ट अ मिनट। ओके, सो तो टोटलिटेरियन जो आपकी डिक्टेटरशिप है वो मिलिट्री डिक्टेटरशिप से कैसे अलग है? तो सबसे पहली चीज़ आपको ये बतानी है कि ये दोनों ही अथॉरिटेरियन रूल हैं। अथॉरिटेरियन रूल का मतलब ये रहता है कि ये दोनों ही जनता मतलब लोकतंत्र से अलग हैं और जनता पे दबाव बनाते हैं। अथॉरिटेरियन रूल हैं, दबाव बनाते हैं जनता पर ये थोड़े से एक दूसरे से अलग भी हैं। तो अधिनायकवादी और सैनिक तानाशाही दोनों ही अधिनायकवादी शासन के रूप है, लेकिन इनकी संरचना, दृष्टिकोण और समाज पर नियंत्रण में महत्वपूर्ण अंतर है। तो सिंपली अब हम यहाँ पर जो है इनका अंतर समझेंगे। ठीक है, आपको अंतर समझना है। तो सबसे पहले आप ये समझेंगे कि जो शक्ति है वह किनके हाथों में होती है, जो पावर है। टोटलिटेरियन में जो शक्ति किनके हाथों में रहेगी और मिलिट्री डिक्टेटरशिप में शक्ति किनके हाथों में रहेगी? तो जो अधिनायकवादी जो शासन रहता है वहां पर जो शक्ति है वो जो वहां पर जो लीडर होता है या जो रूलिंग पार्टी होती है वो क्या करती है, पब्लिक जो लोग होते हैं, जो आपकी जो जनता होती है उसकी पब्लिक और प्राइवेट लाइफ दोनों के ऊपर पूरा पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। पहली बात, इकोनॉमी के ऊपर, एजुकेशन पे, कल्चर पे, हर चीज़ पे पूरा कंट्रोल कर लेते हैं। और जो लीडर है वो प्रोपेगेंडास का यूज़ करता है, सर्विलेंस लगा के रखता है। उसका सिर्फ एक ये काम रहता है कि उसको क्या करना है, पूर्ण कंट्रोल करना है, कंप्लीटली वो नियंत्रण करना चाहता होता है। ठीक है। सो अब ये जो अधिनायकवादी आपकी तानाशाही है ये मिलिट्री डिक्टेटरशिप से कैसे अलग है? अब जब आप मिलिट्री डिक्टेटरशिप की बात करोगे तो यहाँ पर जो आपकी पावर है वो किसके हाथों में होती है? मिलिट्री के हाथों में रहती है। ठीक है, जैसा कि आपने पाकिस्तान में देखा होगा। अगर आप ऊपर वाला जो देखते हो ये वाला टोटलिटेरियन वाला, तो ये आप इसमें नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल ले सकते हो। पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप में क्या होता है कि जो पावर है वो रहती है मिलिट्री के हाथों में, या मिलिट्री रूल आप कह सकते हो। जो 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 यहाँ पे लीडर रहेगा वो लीडर कौन होगा? वो कोई ना कोई हाई रैंक वाला मिलिट्री का ऑफिसर होगा या ऑफिसर्स का ग्रुप होगा, और उनका जो गोल है वो क्या रहेगा? अपने स्टेट के ऊपर पूरा कंट्रोल बनाना
और वो केवल मिलिट्री के जो इंटरेस्ट हैं उनको सिक्योर करने पे ज़्यादा फोकस करेंगे। तो यहाँ से आपको ये समझना है पावर के बारे में कि जो नेचर है पावर का वो कैसा है। तो टोटलिटेरियन में हम क्या देखते हैं कि वो प्राइवेट लाइफ, इकोनॉमी, एजुकेशन, कल्चर, हर एक चीज पर जो है कंट्रोल कर लेता है जो लीडर होता है। उसको क्या चाहिए लीडर को? पूर्ण नियंत्रण चाहिए अधिनायकवादी तानाशाही में। और वहीं जब हम मिलिट्री तानाशाही की बात करते हैं यानी सैनिक तानाशाही की बात करते हैं, तो वहां पर जो आपका लीडर रहता है वो कोई हाई रैंक वाला सैन्य अधिकारी होता है, ठीक है। देन उसका जो उद्देश्य है वो सेना के हितों की रक्षा करना होता है और वो समाज के सभी पहलुओं को नियंत्रण करने में कोई इंटरेस्ट नहीं रखता। तो ये इसमें डिफरेंस है, ओके। देन यहाँ पर आप बताएंगे कि सोसाइटी में कंट्रोल पे दोनों में कैसा डिफरेंस होता है। जो आपका टोटलिटेरियन डिक्टेटरशिप है वो एक इंडिविजुअल की लाइफ के हर एक जो एस्पेक्ट है उसके ऊपर कंट्रोल करते हैं। सो देयर इज परवेजिव सेंसरशिप ऑफ मीडिया, रिस्ट्रिक्शन ऑन फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड असेंबली एंड अ फोकस ऑन यूनिफॉर्मिटी ऑफ थॉट। तो यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको समझनी पड़ेगी कि जो आपका अधिनायकवादी तानाशाही है वो क्या करता है, हर एक चीज पे कंट्रोल कर लेता है। मिलिट्री पे कंट्रोल कर मिलिट्री कह रही हूँ, लोगों की जो पर्सनल लाइफ है उस पर कंट्रोल कर लेगा, मीडिया पे कंट्रोल कर लेगा, सेंसरशिप लगा देगा। और यहाँ पर जो सबसे बड़ी चीज़ रहती है कि आपको भाषण की आज़ादी नहीं है, स्पीच की आज़ादी नहीं है, असेंबली की आज़ादी आपको नहीं रहती। और ये एक रूपता करते हैं, ठीक है। एक रूपता की यहाँ पर बात आती है। तो मिलिट्री डिक्टेटरशिप टेंड टू फोकस मोर ऑन पॉलिटिकल एंड मिलिट्री कंट्रोल रेदर देन कल्चरल और आइडियोलॉजिकल कंट्रोल। तो जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है उसका पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ज़्यादा होता है, कल्चरल और आइडियोलॉजिकल नहीं होता। तो समझ में आया आपको दोनों में? जो अधिनायकवादी है उसमें हम क्या देख रहे हैं कि वो संस्कृति पर, लोगों की बोलचाल पर, उनके खाने पीने पर, उनके उठने बैठने पर, हर चीज पर वो नियंत्रण कर रहे हैं। लेकिन ये जो आपकी सैनिक तानाशाही है उसका सिर्फ राजनीतिक और सैन्य नियंत्रण है, ना कि सांस्कृतिक और वैचारिक नियंत्रण है, ठीक है। तो आमतौर पर अधिनायकवादी राज्य की तुलना में व्यक्तियों के दैनिक जीवन पर नियंत्रण पर इसमें हमें कम जोर देखने के लिए मिलता है। फिर आता है आपका आइडियोलॉजी एंड प्रोपेगेंडा। अब जो आपका अधिनायकवादी तानाशाही है वह आमतौर पर एक स्पष्ट विचारधारा होती है जिसे शासक या शासक पार्टी समाज पर थोपती है। तो यह एक प्रकार की क्या होती है, आपकी विचारधारा, जिसको आप लोग इंग्लिश में क्या कहते हो, आइडियोलॉजी कहते हो। ये जो आइडियोलॉजी है वो पूरी की पूरी जो समाज है, पूरा जो सोसाइटी है उस पर थोपने का प्रयास ये लोग करते हैं। जो स्टेट है वो कैसे थोपता है? मीडिया के थ्रू, एजुकेशन के थ्रू और प्रोपेगेंडास फैला के। सो द लीडर इज सीन एज द अल्टीमेट अथॉरिटी एंड देयर इज यूजुअली अ कल्ट ऑफ पर्सनैलिटी सराउंडिंग देम। तो कल्ट बना लेते हैं वो अपना। और वहीं जो सैनिक तानाशाही है वह आमतौर पर विचारधारात्मक नियंत्रण पर कम ध्यान देती है और अधिक से अधिक व्यवस्था बनाए रखने पर ध्यान देती है। वहां पर उसको विचारधारा से कोई लेना देना होता नहीं है, ठीक है। तो वो थोड़ा बहुत प्रचार का उपयोग करते हैं राष्ट्रीय एकता के लिए, बट इतना नहीं है। तो आपको नॉर्थ कोरिया और पाकिस्तान का आप देख सकते हो कि पाकिस्तान में मिलिट्री रूल था, ओके। तो अब यहाँ पर हम देखेंगे जो लीडर है टोटलिटेरियन रिजाइम में उसके पास एब्सोल्यूट पावर है और वो डिक्टेटर है, तानाशाह वो बन गया है। वो उसकी सीक्रेट पुलिस है, वो हर किसी को चाह रहा है, जिसको चाह रहा है उसको मार देगा। और ऐसे ही जो आपका मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, सैनिक तानाशाही में क्या होता है कि सेना शासन में केंद्रीय भूमिका निभाती है और शासन अक्सर सैन्य शक्ति के माध्यम से लागू किया जाता है, ना कि प्रचार और विचारधारा के माध्यम से। तो जब हम कोरियन के एग्जाम्पल्स देखते हैं तो हम देखते हैं कि वो ना प्रचार बहुत ज़्यादा करते हैं कि जो वहाँ पे जो डिक्टेटर हैं उनको उनको अच्छा दिखाने के लिए वहाँ पे प्रचार बहुत ज़्यादा किया जाता है। और मीडिया नहीं है, आउटसाइड वर्ल्ड से उन लोगों का कट ऑफ है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो लोगों को नहीं पता चल पा रही और वो वहाँ पर एक आइडियोलॉजी के अंदर फंस कर रह गए हैं। लेकिन मिलिट्री में जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप होती है वहाँ पर हमें किसी भी प्रकार की सिंगल आइडियोलॉजी जो है पॉपुलेशन पर वहाँ पर नहीं थोपी जाती, ओके। इसके एग्जाम्पल्स वही आपका एग्जाम्पल है बेसिकली। एक तो आपको नॉर्थ कोरिया का एग्जाम्पल दे रखा है कि जो नॉर्थ कोरिया है वहाँ पर हम देखते हैं
कि जो रूलिंग पार्टी है वो कौन है, वो है किम फैमिली है, जो कि स्टेट के सारे एस्पेक्ट्स को कंट्रोल करती है, मीडिया को, इकोनॉमी को, और लोगों की जो पर्सनल फ्रीडम्स हैं उन्हें भी कंट्रोल करती है। और जब म्यांमार को देखते हैं तो म्यांमार में क्या है, मिलिट्री डिक्टेटरशिप है। मिलिट्री डिक्टेटरशिप म्यांमार में है, तो यहाँ पे जो मिलिट्री है वो पूरा कंट्रोल रखती है, शासकों को तख्ता पलट कर देती है। सैन्य जुट देश पर नियंत्रण करता है, लेकिन इसका मुख्य ध्यान सैन्य शक्ति बनाए रखने पर है, ना कि किसी विशेष विचारधारा को लागू करने पर है। ओके, सो आई होप कि आपको ना सारे पॉइंट्स अच्छे से समझ में आए होंगे। जैसे कि आपका फर्स्ट पॉइंट आपने किस बेसिस पे बताया था, आपने पावर के बेसिस पे बताया था कि जो पावर है वो किसके हाथों में होती है, जो लीडर है वो किस प्रकार से अपनी पावर को एक्सपेंड करते हैं, दोनों में आपने डिफरेंस बताया। फिर सोसाइटी के लिए वो क्या करते हैं, सोसाइटी में कैसे वो जो टोटलिटेरियन वाले होते हैं वो कैसे सोसाइटी में जो है यूनिफॉर्मिटी लाने का, विचारों की एक रूपता लाने का जो है उनका मेन मोटिव रहता है। जबकि जो आपका सैनिक तानाशाही है उसमें ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं कि उनको सिर्फ सेना के हितों का ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ठीक है, सैन्य नियंत्रण, राजनीतिक नियंत्रण, इस पर वो ज़्यादा ध्यान देती है। और जबकि नागरिक स्वतंत्रताएं सीमित हो सकती हैं, विरोध को दबाया जा सकता है। हाँ, ये लोग भी जो है विरोध को क्या कर देते हैं, ये भी विरोध को दबाते हैं। फिर आइडियोलॉजी और प्रोपेगेंडा फैलाने की कोशिश की जाती है। जबकि सैनिक तानाशाही में हम देखते हैं कि विचारधारात्मक कम होता है, व्यवस्था पर वो ज़्यादा जोर देते हैं। देन गवर्नेंस के मेथड दे रखे हैं। उसके बाद आपको क्या बताना है, एग्जाम्पल दोनों के बता देने हैं। लास्ट में मैं आपको कंक्लूजन बता देती हूँ कि इजी वे में आप क्या बता सकते हो कि जो आपकी अधिनायकवादी तानाशाही और जो आपकी सैनिक तानाशाही है, ठीक है, ये दोनों के दोनों अथॉरिटेरियन रूल के ही एग्जाम्पल्स हैं। और मुख्य अंतर जो है इनमें क्या है, इनके दायरे में मुख्य अंतर है। वो जो है अधिनायकवादी जो है, यानी कि जो आपका टोटलिटेरियन रिजाइम्स है, वो सोसाइटी के सारे एस्पेक्ट्स पे कंट्रोल करता है। जबकि जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप है वो पॉलिटिकल और मिलिट्री कंट्रोल ही केवल करना चाहता है, उसमें कोई विचारधारा जो है, ज़रूरी नहीं है कि उसको कोई विचारधारा लागू करनी हो, लेकिन जो टोटलिटेरियन वाला है उसको विचारधारा लागू करने पर उसका ज़्यादा फोकस रहता है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको शॉर्ट नोट्स दे रखे हैं तीन, नारीवाद पर है, ग्लोबलाइजेशन पर है और समूहवाद पर है। सो स्टूडेंट्स, नारीवाद पर देखो, इजी है, आप लोग लिख सकते हो आराम से। थोड़े बहुत पॉइंट्स मैं आपको बता दूंगी, बाकी ये इजी है, इसको आप लोग लिख सकते हैं। नारीवाद, नारी जो होती हैं उनके अधिकारों की बात करते हैं। और वहीं जो ग्लोबलाइजेशन है ये आपको काफ़ी अच्छे से आता होगा, क्योंकि इसमें हम क्या देखते हैं, जो विश्व की जो वेरियस इकोनॉमीज होती हैं उनको क्या करा जाता है, इंटरकनेक्ट किया जाता है। आज हम लोग क्या देखते हैं कि जो अमेरिका का खान पान है वो हम इंडिया में खा सकते हैं, और इंडिया वाला अमेरिका भी चला गया है ना। तो वेरियस जो बड़ी बड़ी इकोनॉमीज हैं वो आपस में इंटरकनेक्ट हो सकती हैं। चाइना का सामान हमें इंडिया में मिल जाता है, वहीं इंडिया का सामान हमें अफ्रीका में मिल जाता है। और लोग जो है, लोग कितना माइग्रेट कर रहे हैं, इंडिया से अमेरिका जा रहे हैं, अफ्रीका के लोग इंडिया आ रहे हैं, तो माइग्रेशन भी हो रहा है। तो ये सारा का सारा क्यों संभव हो पाया है, ग्लोबलाइजेशन की वजह से। क्योंकि वैश्वीकरण ने जो वर्ल्ड है उसको क्या बना दिया है, एक गांव में तब्दील कर दिया, पूरी दुनिया एक गांव बन गई है। और वहीं आपको समूहवाद के बारे में भी बताना है, कम्युनिटेरियनिज्म, जिसमें पूरी जो कम्युनिटी होती है उसकी भलाई के बारे में बात की जाती है। अब एक बार हम फटाफट से ये सारा का सारा रिवाइज करेंगे कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको अपने आंसर में इंक्लूड करने हैं इन सभी से रिलेटेड। सो स्टूडेंट्स, फेमिनिज्म क्या है, तो आपको बताना है कि जो फेमिनिज्म है वो एक क्या था, आपका आंदोलन था, जिसने जो विमेन्स होती हैं, विमेन के लिए इक्वल राइट्स, वुमेन को इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ मिलनी चाहिए, और उनके साथ जो है किसी भी प्रकार का जो भेदभाव है, लिंग वाला जो भेदभाव है वो नहीं होना चाहिए। उनको शिक्षा में, हेल्थ में, पॉलिटिक्स में, हर जगह इक्वलिटी मिलनी चाहिए। और ये जो मूवमेंट है वो धीरे धीरे पुराने समय से ही जो है इवॉल्व होता आया है। और इसके इश्यूज़ क्या रहते हैं, इसके इश्यूज़ रहते हैं विमेन की रिप्रोडक्टिव हेल्थ, सेक्सुअल हैरेसमेंट और जेंडर बेस्ड वायलेंस, इसके इश्यूज़ रहते हैं, ये आपने बताना है। जो फेमिनिज्म है वो इंटरसेक्शनैलिटी ऑफ जेंडर को भी हाईलाइट करता है, ये बताता है कि जो जेंडर है वो और भी चीज़ों से, जो वुमेन है उनको और भी चीज़ों से जो है भेदभाव सहना पड़ता है, रेस, क्लास और सेक्सुअलिटी। तो नारीवाद यह भी बताता है कि लिंग का अन्य सामाजिक तत्वों जैसे जाति, वर्ग और यौन पहचान से किस प्रकार का संबंध है। तो ये जो आंदोलन है ये मानता है कि जो महिलाएं हैं
उनके जो अनुभव होते हैं, एक्सपीरियंसेस जो होते हैं वो विविध होते हैं, डाइवर्स होते हैं, उनकी अपनी आइडेंटिटीज होती हैं। तो जो भी हमारे नारीवादी होते हैं वो सुनिश्चित करते हैं कि जो वुमेन है उनको इक्वालिटी मिले, उनकी डिग्निटी बची रहे और उनको समानता मिले, सबसे बड़ी बात। तो यही है इसका बेसिक आइडिया, जिसको आप लोग और ज़्यादा एक्सप्लेन कर सकते हो। देन आप लोगों को ग्लोबलाइजेशन के बारे में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो ग्लोबलाइजेशन है इज इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ द वर्ल्ड। तो जो वर्ल्ड है, दुनिया जो है, इसका जो है जुड़ाव, इसको हम ग्लोबलाइजेशन कहते हैं। ट्रेड हो, कम्युनिकेशन हो, टेक्नोलॉजी हो, हर तरीके से जो इंटरनेशनल मार्केट है वो एक्सपेंड हो रही है। ग्लोबलाइजेशन की वजह से आइडियाज, लैंग्वेजेस सब आपस में क्या हो रहे हैं, आदान प्रदान बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वैश्वीकरण उस बढ़ती हुई आपसी जुड़ाव को कहा जाता है जो व्यापार, संचार और प्रौद्योगिकी में प्रगति के कारण हो रही है। इसके कारण हम क्या देखते हैं कि जो अंतर्राष्ट्रीय बाजार हैं उनका विस्तार हुआ है, जिससे व्यवसायों को दुनिया भर में ग्राहकों तक पहुंचाने का अवसर मिला है। जो लोग हैं वो जॉब की तलाश में भी यहाँ से वहाँ माइग्रेट करते हुए आपने देखे होंगे। तो जो ग्लोबलाइजेशन है उसने इकोनॉमिक ग्रोथ तो की, लेकिन यहाँ पर हमें कल्चरल होमोजिनाइजेशन देखने के लिए मिलता है। कल्चरल होमोजिनाइजेशन का क्या मतलब है, ये अपने आप में ही एक टर्म है। सो स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये होता है कि आपने देखा होगा कि पहले इंडिया के अंदर जो हमारे वेरियस स्टेट्स थे उनकी अपनी संस्कृति थी, ठीक है, अपनी अलग संस्कृति थी। और वहीं अफ्रीका के अंदर इतनी सारी जनजातियां रहती हैं, उनकी अपनी संस्कृति थी, अपने उनके त्योहार थे और हर एक चीज़ डिफरेंट थी, खान पान था, सब अलग था, कल्चर अलग था, आई मीन, ठीक है। लेकिन फिर अब हम क्या देखते हैं कि अब डोमिनेंट जो कल्चर है, डोमिनेंट जो वेस्टर्न कल्चर है, उसने क्या किया कि ये जो विभिन्न संस्कृतियां हैं इनका क्या हो रहा है, इनका विनाश हो रहा है, ये खत्म होती चली जा रही हैं। खत्म क्यों हो रही है? क्योंकि हर कोई उस डोमिनेंट कल्चर को ही फॉलो कर रहा है, डोमिनेंट वेस्टर्न कल्चर को ही फॉलो कर रहा है, यूरोपियन कल्चर को ज़्यादा लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये कल्चरल होमोजिनाइजेशन है कि जो कल्चर है वो एक जैसा होता जा रहा है, जो डाइवर्सिटी थी वो क्या हो रही है, खत्म हो रही है। सो द गैप बिटवीन रिच एंड पुअर नेशन हैज वाइडन्ड एंड मैनी फियर दैट लोकल कल्चर मे बी ओवरशैडोड बाय द डोमिनेंट ग्लोबल कल्चर। तो जो भी लोकल कल्चर थे वो क्या हो गए, पीछे छूट गए, ठीक है, लोकल कल्चर क्या हो गए, ओवरशैडो हो गए हैं, और जो डोमिनेंट ग्लोबल कल्चर है वो उठकर सामने आ रहा है। एनवायरमेंटल कंसर्न्स जो हैं ग्लोबलाइजेशन की वजह से बढ़ गए हैं, बिकॉज नई नई जो एमएनसीज खुल रही हैं, फैक्ट्रीज लग रही हैं, तो रिसोर्स का भी तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज़्यादा हो रहा है, जिसकी वजह से क्लाइमेट चेंज भी हमें देखने के लिए मिलता है। तो संसाधनों का शोषण और जलवायु परिवर्तन भी इसमें हमें देखने के लिए मिलता है, ठीक है। इसके बाद है कम्युनिटेरियनिज्म। तो कम्युनिटेरियनिज्म क्या है? तो ये एक सोशल और पॉलिटिकल फिलॉसफी है जिसका फोकस है ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिटी एंड सोशल बॉन्ड ओवर इंडिविजुअलिज्म। तो आपको यहाँ पर दो चीजें समझनी पड़ेंगी। एक होता है कम्युनिटेरियनिज्म, कम्युनिटेरियनिज्म, ओके, एंड एक क्या है आपका, इंडिविजुअलिज्म। अगर आप ये समझोगे तो देखो, इंडिविजुअलिज्म की बात जब होती है तो वहां पर व्यक्ति पर ज्यादा जोर दिया जाता है, व्यक्ति के अधिकारों पर जोर दिया जाता है, ठीक है। व्यक्ति के लिए संसाधन होने चाहिए, व्यक्ति जो है उसका विकास होना चाहिए, उस व्यक्ति को एजुकेशन मिलनी चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें। वहीं यहाँ पर इंडिविजुअलिज्म में जो समाज होता है, समाज को क्या कर देते हैं, समाज को बिल्कुल भी इग्नोर, पूरा इग्नोर कर देते हैं, उस पर फोकस नहीं किया जाता। जब हम बात करते हैं कम्युनिटेरियनिज्म की, तो यहाँ पर समाज, ठीक है, समाज का समग्र विकास, इस पर जोर दिया जाता है। और बात की जाती है कि समाज के अंदर जो भी रिसोर्सेज हैं उनको क्या किया जाए, इक्वली लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाए, इक्वालिटी की बात आती है। और बात आती है जो क्लास बेस्ड जो स्ट्रगल्स हैं उन्हें ख़त्म करने की, क्लास बेस्ड स्ट्रगल की बात आती है कि जो भी अमीर और गरीब के बीच का जो गैप है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, ये इसके अंदर कहा जाता है। और इसमें जो है एक चीज़ और कही जाती है जिसको हम कहते हैं वेलफेयर स्टेट। वेलफेयर स्टेट का मतलब क्या होता है कि जो सरकार है, जो हमारी सरकार है देश की, उसको पूरे स्टेट की नागरिकों की भलाई के लिए काम करना चाहिए। तो कम्युनिटेरियनिज्म इंडिविजुअलिज्म से डिफरेंट होता है। सो नाउ स्टूडेंट्स, यहाँ पर वापस देखते हैं,
तो समूहवाद एक सामाजिक और राजनीतिक दर्शन है जो व्यक्तिगतता के ऊपर समुदाय और सामाजिक संबंधों के महत्व पर ध्यान केंद्रित करता है। यह तर्क करता है कि जो व्यक्ति है वो अकेला नहीं है, आप आइसोलेटेड नहीं हो। आपका जो रिलेशनशिप है दूसरों के साथ है, तो आपको पूरी कम्युनिटी के बारे में आपको सोचना पड़ेगा। ठीक है, आपको क्या करना है, समुदाय की भलाई को व्यक्तिगत अधिकारों के साथ प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो केवल ऐसा ना हो कि कोई एक व्यक्ति है, केवल उसी का विकास होता चला गया और बाकी का जो समाज है वो पीछे छूट गया, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। तो समूहवादियों का मानना है कि साझा नैतिक मूल्यों, नागरिक जिम्मेदारी और सामाजिक एकता की आवश्यकता है। वे मानते हैं कि सामाजिक एकजुटता एक कार्यशील समाज के लिए महत्वपूर्ण है। तो समाज में क्या होनी चाहिए, एकजुटता होनी चाहिए, वो महत्वपूर्ण है। जबकि जो इंडिविजुअल राइट्स है वो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन जो कम्युनिटेरियनिज्म है उसका स्ट्रेस किस पर रहता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज पर रहता है। तो यहाँ पर बात की जाती है कि अगर आप समाज का हिस्सा हो तो आपकी कुछ सामाजिक जिम्मेदारियां भी होती हैं। सो स्टूडेंट, ये हमारी बीपीएससी 133 की क्लास 2 थी। अगर आपने क्लास 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से जाकर आप लोग क्लास 1 देख सकते हैं। हमारे व्हाट्सएप चैनल का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहाँ से आप लोग हमारे व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कीजिए। वहाँ पे जो पीडीएफ होते हैं उनके बारे में मैं अपडेट्स प्रोवाइड करती हूँ। इसका जो पीडीएफ 1 है, क्लास 1 का जो पीडीएफ है ना, वो मैंने अपलोड करवा दिया है। वेबसाइट का नाम है हिंदुस्तान नॉलेज। वहाँ से आप लोग क्लास 1 का पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं और क्लास 2 का पीडीएफ जो है आज रात तक अपलोड हो जाएगा। जब तक आप लोग वीडियो से रिवाइज कीजिए और अपने जो है शॉर्ट नोट्स बनाइए। जितने शॉर्ट नोट्स आप बना सकते हैं, उससे क्या रहेगा, आप ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक्स को भी कवर करिएगा, ताकि एग्ज़ाम अनप्रिडिक्टेबल है। मैं ये नहीं कह रही कि जो भी मैं बताती हूँ वही एग्ज़ाम में आता है, बट यहाँ पर सिर्फ मेरा ये मकसद होता है कि मैं जो है, हम क्या देखते हैं, प्रीवियस ईयर के पेपर्स देखते हैं, उस पर बेस्ड ही क्वेश्चंस देखते हैं, क्योंकि और कोई मेथड है नहीं। अगर मैं सारा सिलेबस करवाने लग जाऊँ, पहले यूनिट 1 करवाऊँ, फिर 2 करवाऊँ, 3 करवाऊँ, तो वो पॉसिबल भी नहीं है। लास्ट मिनट में कैसे पॉसिबल है? तो जो हमारे पास ऑप्शन है वो केवल यही एक ऑप्शन है। मैं देखती हूँ बहुत सारे जो बच्चे हैं वो इतने ज़्यादा नेगेटिव कमेंट्स करने लगे हैं आजकल, जिसकी वजह से मेरे को किसी भी कमेंट का रिप्लाई करने का भी मन नहीं करता। और दूसरी चीज़, कुछ बच्चे आके कह देते कि इसमें से कुछ भी नहीं आया, तो उसके अंदर मेरी कोई, मैं क्या करूँ, अब नहीं आया तो उसमें मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं हो सकती, क्योंकि मैंने गारंटी नहीं ले सकती हूँ। मैं एक्सपेक्टेड बता सकती हूँ कि हाँ, हो सकता है कि ये आएगा। और बाकी मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि सारे टॉपिक्स को मैं कवर करने की कोशिश करती हूँ, पर क्योंकि पेपर इतने सारे हैं और कंटिन्यूसली पेपर रहते हैं, लीव भी नहीं होती बीच में, तो सारा कवर नहीं हो पाता। तो 1 और 2 क्लासेस में मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस जो होते हैं उन्हें कवर करा जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 3 क्लास में हम लोग कवर कर देते हैं। अब अगर मैं 10 क्लासें भी बना दूँ, फिर भी तो काफ़ी नहीं है। 10 क्लासों में मैंने मान लो 20 क्वेश्चन, 25 क्वेश्चन डिस्कस कर दिए, तो फिर तो कुछ रहा ही नहीं, सब कुछ ही पढ़ लिया आपने। ओके? सो आप सभी के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। अगर मुझे नीड लगेगी क्लास 3 की तो मैं क्लास 3 अपलोड ज़रूर करूँगी। अदरवाइज़ आप ये दोनों क्लासेस देखिए। बाकी अगर आपको कोई और टॉपिक्स एक्स्ट्रा लगते हैं तो आप अपनी बुक से कवर कीजिए। सो स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट वंस अगेन।